नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग नागपुरी भाषा का प्रैक्टिस सेट में आज हम लोग 7वां प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। और ये झारखंड से रिलेटेड जितने भी वैकेंसी है उन सारे वैकेंसी के लिए यह वीडियो लेक्चर काफ़ी हेल्प करेगा। तो इसलिए इस वीडियो लेक्चर को आप लोग अंत तक देखिए और इस वीडियो लेक्चर का आप लोग लाभ लें। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करना है और लाइक भी करना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देर किए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। कौन मध्यकालीन नागपुरी कवि का रचना बम्बई से प्रकाशित हुए है? अब यहाँ पे पूछा जा रहा है, मध्यकालीन एक नागपुरी कवि है और उसकी रचना जो है वह बम्बई से प्रकाशित हुई है। तो उस नागपुरी कवि का नाम आपको बताना है, कौन है। पहला ऑप्शन है घासीराम, दूसरा महंत घासी, तीसरा कांसीराम सिंह और चौथा भादोराम में। तो कौन है दोस्तों? तो घासीराम है। ठीक है, घासीराम, जिन्हें मध्यकालीन का विद्यापति या सबसे महत्वपूर्ण सबसे बड़ा कवि माना जाता है, इन्हीं का जो कविता है, रचना है, उसे कहाँ से प्रकाशित किया गया है? बम्बई से प्रकाशित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 55 नंबर। राम प्रसाद का कौन कथा संग्रह हमरे बीच प्रचलित है? अब यहाँ पर राम प्रसाद का एक कथा पूछा जा रहा है कि जो कि हमारे बीच क्या है, प्रचलित है। वो क्या है कथा संग्रह, इसी को हमको बताना है। तो क्या है दोस्तों? नागपुरी लोक कथा है। ठीक है, उसका जो कथा संग्रह है यह नागपुरी लोक कथाएँ के नाम से प्रसिद्ध है और यही कथा जो है हमारे बीच प्रचलित है। याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 56 नंबर। एखन तक कर लोक कथा संग्रह में सबसे बड़ संग्रह केकर द्वारा उपलब्ध करल जाए है? आप देखिए, अभी तक जो भी लोक कथा का संग्रह हुआ है, लोक कथा का तो कोई लिखित वाला लेखक नहीं है, इसको सिर्फ संग्रह करने का काम किया जा रहा है। जो इधर उधर हमारे समाज में चारों तरफ फैला हुआ है उसे बस संग्रह करने का काम किया जा रहा है। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि अभी तक लोक कथा का सबसे बड़ा संग्रह करने वाला व्यक्ति कौन है? तो कौन है दोस्तों? तो लोक कथा का संग्रह करने वाला सबसे बड़ा व्यक्ति का नाम है राम प्रसाद। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 57 नंबर। मदरा मुंडा काले जानल जायला। मदरा मुंडा को हम लोग क्यों जानते हैं, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो मदरा मुंडा दोस्तों, यह मुंडा राजा था, इसीलिए हम लोग जानते हैं, मुंडाओं का पहला राजा, इसीलिए इसे हम लोग जानते हैं। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 58 नंबर। बनकेवरा भागवन कर कोनो कहनी अनुसार काका के बढ़िया इलाज करे के लिए अंगूठी बेचे पड़ेला। अब काका जो है, काका का क्या होता है? काका का आँख खराब हो जाता है और उसी के इलाज करने के लिए जो काकी होती है वो अपनी अंगूठी बेचने खोजती है। तो यह कौन सी कहानी में ऐसा बात आया है? तो दोस्तों, यह दीदी का नाव चिट्ठी में आया है। तो देखते हैं हम लोग दीदी का नाव चिट्ठी कौन ऑप्शन में है। तो यहाँ पे दीदी का नाम चिट्ठी, तो नाम तो नहीं आया है दोस्तों, इसलिए यह ऑप्शन गलत है। यहाँ देखिए, दीदी का नाम यहाँ तक सही है, लेकिन यह पत्र है, पत्र के जगह में चिट्ठी है, तो इसलिए यह भी नहीं है। आयो का नाम चिट्ठी, तो यह भी नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका उत्तर? देवल में से कोनो नहीं। ठीक है, तो और सही आंसर क्या होगा? तो दीदी का नाम चिट्ठी। ठीक है, याद रखना है, दीदी का नाम चिट्ठी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आंसर इसका डी होगा दोस्तों। ठीक है, और आंसर डी यहाँ तो कोई भी ऑप्शन नहीं हो रहा है, लेकिन सही ऑप्शन इसका क्या होगा? तो दीदी का नाम चिट्ठी। चलिए 59 नंबर देखते हैं। भगत शब्द कर स्त्रीलिंग बनायक में का प्रत्यय जुड़ेला। अब यहाँ पे कौन सा प्रत्यय जुड़ता है भगत को, इस भगत का स्त्रीलिंग बनाने के लिए? तो भगत का स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों? भगताइन। अब भगताइन में हम लोग क्या, भगत में आइन प्रत्यय जोड़ के हम लोग भगताइन बनाएंगे। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 60 नंबर। पार्थानंद तिवारी। पार्थानंद तिवारी का रचना में के पुत्री के थई थई नचवाएला। अब यहाँ पे देखिए, बनकेवरा भाग 1 में यह आया है कि पार्थानंद तिवारी एक कवि है
और इसके द्वारा एक कविता लिखी गई है और उस कविता से के अंदर से पूछा गया है। इसलिए दोस्तों जब आप लोग मेरे कविता का हिंदी अनुवाद देखिएगा, क्योंकि पीडीएफ में हम हिंदी अनुवाद भी कविता का देते हैं, ठीक है, तो आप अगर कविता का हिंदी अनुवाद एक बार पढ़ लीजिएगा तो इसके अंदर से जितने भी प्रश्न बनेंगे ना वे सब आपके जुबान में रहेगा और आप गलती नहीं कीजिएगा। और जो मेरा सपना है आपको नागपुरी में 90+ स्कोर का, वह 100% आएगा। तो इसके लिए आप MSH क्लासेस का PDF एक बार परचेज कीजिए और एग्ज़ाम से पहले ज़रूर पढ़िए। बाद में पछताने से बेहतर है एक बार लेके पढ़ लीजिए। बहुत ही मार्जिनल कॉस्ट रखा गया है दोस्तों, इससे सस्ता और कहीं नहीं मिलेगा। और यह सिर्फ स्टूडेंट को देखते हुए, क्योंकि स्टूडेंटों को आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होता है, इसलिए इतना किया गया है। तो आप लोग एक बार PDF लेके ज़रूर से ज़रूर देख ले, बाद में पछताने से बेहतर होगा। चलिए, तो अब यहाँ रचना में के पुत्री के थई थई नचुआयल। तो दोस्तों यहाँ पे पार्थनंद तिवारी के द्वारा कौन सा कविता लिखी गई है, सबसे पहले तो उसकी बात हम लोग करते हैं। तो पार्थनंद तिवारी के द्वारा सोना ना रूपा भेल कविता लिखी गई है, ठीक है, सोना ना रूपा भेल। अब सोना ना रूपा भेल कविता जो है उसमें हम लोग क्या देखे हैं, इसी कविता के अंदर से यह बात आया है। तो इसमें क्या है कि सूत्रधार जो होता है वह पुत्री को नचवाता है। अब यह इसमें कौन सा पद भाग में है दोस्तों, तो आवे ल जाय ल, एक पद भाग है सेकेंड वाला, आवे ल जाय ल सूत्रधार पुत्री के थई थई नचवाय ल, ठीक है, उसी में तो पुत्री को कौन नचवा रहा है, सूत्रधार। तो इसलिए आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 61 नंबर। बेटी छुआ कर जन्म में मंगल गान केकर नाम से करल जाएला। जब बेटी छुआ अर्थात जो लड़की होती है किसी के घर में, जब लड़की की पैदाइश होती है या जन्म लेती है तो उसकी मंगल गान के किसके नाम से की जाती है। अगर लड़का होता है तो हम लोग जानते हैं वो राम के नाम से उसके यहाँ मंगल गान होता है, लेकिन यहाँ पे लड़की हो रही है तो लड़की होगी तो किसके नाम से होगा दोस्तों, तो सीता का नाम से, ठीक है, याद रखना है, सीता के नाम से मंगल गान का किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 62 नंबर। पुराना काल में राम काव्य के स्थापित करे वाला बड़ कवि के मानल जाएला। अब यहाँ पे पुराना काल अर्थात दोस्तों प्राचीन काल, ठीक है, और प्राचीन काल में राम काव्य के स्थापित करे वाला बड़ कवि, सबसे बड़ा कवि किसको माना जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हनुमान सिंह हैं, ठीक है, हनुमान सिंह जिन्होंने विष्णु काव्य, ठीक है, का भी रचना किया है या उससे विष्णु काव्य से संबंधित रचना को जगह दिया है। तो यहाँ पे इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 63 नंबर। हमरे कर समाज में प्रचलित झंझाइन लोकगीत केकर से संबंधित आया। अब झंझाइन गीत हम लोग को सबको पता है, कब गाया जाता है दोस्तों, तो छुआ के जन्म के उपलब्ध में, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा का जब जन्म लेता है तो हम लोग क्या गीत हम लोग के यहाँ प्रचलित होती है, झंझाइन गीत गाया जाता है। तो ऑप्शन सी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 64 नंबर। देखिए दोस्तों 64 को एकदम ध्यान से सुनिएगा, इससे सारा ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मिलान करना है, तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल कौन सा है, अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल कौन है, द्वंद्व समास का एग्जाम्पल कौन है और कर्मधारय समास का एग्जाम्पल कौन है। तो सबसे पहले तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तत्पुरुष समास हम बता देते हैं। आप लोग को अगर राइट डाउन करना है तो कर लीजिएगा। जिसका आखिरी पद प्रधान होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। तो इन सारे में देखिए आखिरी पद किसका प्रधान हो रहा है, तो आखिरी पद देखिए दोस्तों, यहाँ तो ये दोनों सेम टाइप का वर्ड दिख रहा है। अब यहाँ मने मन, यहाँ पे मन और ये दोनों ये भी सेम टाइप का दिख रहा है। अब यहाँ पे कमल ये प्रधान दिख रहा है लेकिन ये भी तो प्रधान टाइप का लग रहा है। तो यहाँ चोर जो होगा यह प्रधान दिख रहा है, ठीक है, आखिरी पद प्रधान का बात किया है। तो यहाँ पे आखिरी पद, तो आखिरी पद ये वाला है तो चितचोर हो जाएगा तत्पुरुष समास में, ठीक है। अब हम लोग का
दो अव्ययी भाव समास, तो अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? तो जिसमें पहला पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान हो और दूसरा पद संज्ञा या विशेषण हो। पहला पद प्रधान और दूसरा शब्द क्या हो? संज्ञा या सर्वनाम। तो देखिए पहला पद प्रधान, तो किस में है पहला पद प्रधान? यही चीज़ आपको ढूंढना है। तो पहला पद प्रधान हो और दूसरा पद संज्ञा, तो संज्ञा देखिए संज्ञा इसमें भी है लेकिन इसमें भी संज्ञा है। अब देखिए यहाँ पे कमल संज्ञा है दूसरा पद, लेकिन दूसरा पद संज्ञा, कमल संज्ञा है और सर्वनाम भी है। अब यहाँ मने मन दोस्तों, हम लोग मने मन में मन क्या है? एक विशेषण है, मन की विशेषता बतलाने वाले को मन कह रहे हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा इसका, तो ये आपका दूसरा का हो जाएगा। ठीक है। तीसरा द्वंद्व समास। अब अगर हम लोग द्वंद्व समास की बात करें तो द्वंद्व समास का क्या होता है? जेकर में दो या दो से अधिक संज्ञा हो। आप जिस पद में दो या दो से अधिक संज्ञा हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, संज्ञा दो होना चाहिए, कम से कम दो होना चाहिए। तो बहन भी एक संज्ञा है और भाई भी एक संज्ञा है। तो इस तरह से भाई बहन दोनों क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। अब मेरे पास कर्मधारय समास बच गया। अब कर्मधारय समास में क्या बात करता है? तो जिसमें प्रथम पद विशेषण हो। अब यहाँ पे देखिए, जो हम क्या बोले लास्ट में, तो यह भी संज्ञा है, लेकिन जो संज्ञा की विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाती है उसे विशेषण कहते हैं। अब विशेषण में ये क्या बतला रहा है? ये कमल जो है वह कैसा है? नीला है, ब्लू कमल है। ठीक है। तो यहाँ पे ये विशेषण है, प्रथम पद विशेषण। विशेषण का मतलब कि उसका गुण बता रहा है ना। तो यहाँ कमल का गुण बता रहा है कि विशेष नीला है, ब्लू है। तो इस तरह से यह चौथा का हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तत्पुरुष समास का उदाहरण क्या होगा? चितचोर होगा। अव्ययी भाव समास का उदाहरण मने मन होगा। द्वंद्व समास का उदाहरण भाई भाई होगा और कर्मधारय समास का नीलकमल होगा। ठीक है, याद रखिएगा, आप लोग काम आएगा आगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 65 नंबर। साइनाइड जैसन विषय पर कविता लिखे वाला कौन कवि हमरे बीच आए हैं? अब यहाँ पे देखिए साइनाइड, साइनाइड एक प्रकार का दोस्तों क्या है? बम है। ठीक है, बारूद है। और इस तरह से कविता लिखने का काम कौन कवि किया है? यही आपसे पूछा गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? शारदा प्रसाद शर्मा के द्वारा। याद रखना आपको। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 66 नंबर। लिंग से केकर पता चलेला? लिंग से किसका पता चलता है दोस्तों? तो लिंग से स्त्री और पुरुष दोनों का पता चलता है। तो पहला स्त्री तो हो जाएगा, दूसरा पुरुष भी हो जाएगा, और तीसरा ऑप्शन ए और बी दुयो। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ए और बी दुयो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 67 नंबर। संत कबीर कर प्रभाव से नागपुरी काव्य में का उपजलक? अब संत कबीर, कबीर जो है दोस्तों, कबीर के दोहे आप लोग को सबको लोकप्रिय लगता होगा। और कबीर जो दोस्तों वह निर्गुण कवि के, निर्गुण ईश्वर को मानने वाला था, और उसी निर्गुण के आधार पे वो अपनी कविता कहे हैं, अपने काव्य की रचना किए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको कबीर प्रभाव, तो कबीर जो निर्गुण आकार है, तो कबीर के प्रभाव से क्या होगा? निर्गुण आकार का बढ़ापा होगा। यहाँ पे निर्गुण महिमा का बढ़लक। ठीक है, निर्गुण का क्या होगा? प्रभाव बढ़ने की बात होगी। तो यहाँ आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 68 नंबर। नागपुरी लोकगीत में का बगरा भेटाएला? अब नागपुरी लोकगीत में क्या बगरा सबसे ज़्यादा मिलता है? तो करुणा तो मिलना ही है नागपुरी लोकगीत में। श्रृंगार, आपको हर जगह श्रृंगार देखने को मिलेगा, चाहे वह वीर श्रृंगार देखने को मिलेगा, या फिर आपको अन्य तरह का श्रृंगार भी देखने को मिलेगा, या फिर आपको नारी चित्रण तो बहुत कविता में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा, सभी देखने को मिलता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 69 नंबर। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन में आप लोग को कन्फ्यूजन होगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। बियाह शादी संस्कार में जे लोग गीत गावल जाएला उके कौन रूप में जानल जाएला? अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है बियाह शादी संस्कार में जे गीत गावल जाएला उसको कौन रूप में जानते हैं हम लोग, यही पूछ रहा है। तो यहाँ डायरेक्ट आपको नहीं बोल देना है कि बियाह गीत। दोस्तों बियाह गीत में गाने वाले संस्कार को ही तो हम लोग पूछ रहे हैं ना। तो यह बियाह गीत नहीं होगा,
क्योंकि ब्याह में तो ब्याह भी गीत गाया जाता है, नेक का गीत गाया जाता है, लड़ी का भी गीत गाया जाता है, लेकिन इन सब को मिला के क्या बोला जाता है, तो उसको लायर बोला जाता है। याद रखना है, सारे को लायर बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 70 नंबर। महाभारत काल में का खौफ भेटाइला। महाभारत के काल में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का बोलबाला था या क्या सबसे ज़्यादा मिलता है, तो दोस्तों कहानी मिलता है। ठीक है, कहानी का बोलबाला था, क्योंकि महाभारत भी एक कहानी है और इस तरह से कहानी का बोलबाला था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 71 नंबर। चैतन्य महाप्रभु कर झारखंड में आवल से का प्रभाव उपजलक। अब यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु झारखंड आए थे, तो वह जब झारखंड आते हैं तो उसके झारखंड आगमन से क्या प्रभाव पड़ता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, तो वैष्णव भक्ति की शुरुआत होती है, और वैष्णव भक्ति में लिखने का काम हनुमान सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 72 नंबर। फगुआ पुछारी राग जे बनकेवरा भाग वन में कवि अर्जुन भगत द्वारा प्रस्तुता है, ई कौन राग का उपभेद है के। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको एकदम पूरा क्लियर बोल दिया है, बनकेवरा भाग 1 में अर्जुन भगत के द्वारा एक कविता लिखी गई है। तो अर्जुन भगत के द्वारा कौन सा कविता लिखी गई है दोस्तों, अर्जुन क्या बजा देता है, सभी का बैंड बजा देता है ना दोस्तों, तो बजा देता है तो बाजा। ठीक है, तो बाजा कविता है। अब बाजा कविता किनके द्वारा लिखी गई है, तो अर्जुन भगत के द्वारा, और ये बाजा कविता है दोस्तों, तो यहाँ पे फगुआ पुछारी राग में है। तो फगुआ जो है वह किसका उपभेद है, तो फगुआ का ना उपभेद है दोस्तों, फगुआ पुछारी फगुआ का ही एक भेद है। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इस तरह से आपको छांटना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 73 नंबर। नागपुरिया सदानी बोली कर व्याकरण के लीक है। अब यहाँ पे देखिए, सदानी व्याकरण नहीं पूछा है दोस्तों, नागपुरिया सदानी बोली कर व्याकरण पूछा है। ठीक है, अगर सिर्फ पूछा जाता नागपुरी सदानी व्याकरण कौन लिखा है, तो शकुंतला मिश्रा और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी हो जाते, लेकिन यहाँ पे नागपुरिया सदानी बोली कर व्याकरण पूछा है। तो यह किनके द्वारा लिखी गई है, तो दोस्तों यह पीटर शांति नौरंगी के द्वारा लिखी गई ग्रामर की बुक है, व्याकरण की। ठीक है, चलिए याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 74 नंबर। ओमलता अखौरी नामक रचनाकार बनकेवरा भाग 1 में काले जानल जाएला। अब ओमलता अखौरी जो कि एक कहानीकार है, और इन्होंने एक कहानी लिखा है बनकेवरा भाग 1 में, इनकी एक कहानी संकलित है। तो अब आपको यह तो पता चल गया कि यह कहानी है, कहानीकार है, तो यहाँ कहानीकार तो पता चल गया, लेकिन अब आपको बताना है ओमलता अखौरी के द्वारा कौन सा कहानी लिखा गया है। ठीक है, आपको बताना है कमेंट के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 75 नंबर। हमर राज्य का राजभाषा कौन तय करल जाए है। हम लोग का राजभाषा कौन सा है दोस्तों, तो हम लोग सबको पता है कि झारखंड की राजभाषा क्या है, हिंदी है। हिंदी को ही ना राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है, तो यहाँ पे आंसर भी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 76 नंबर। रिंगचिंगिया कर अर्थ का होवेला। हम लोग रिंगचिंगिया कविता में दोस्तों, जो कि रिंगचिंगिया किनके द्वारा लिखी गई है, जब रिंग 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 बजेगा तो क्या होगा, मन प्रफुल्लित होगा, प्रफुल्ल कुमार राय। ठीक है, तो अब प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा रिंगचिंगिया लिखी गई है। तो इसमें रिंगचिंगिया का अर्थ क्या होता है, यही आपको बताना है। तो रिंगचिंगिया का अर्थ दोस्तों रंग बिरंगा, रंग बिरंगा। अब यहाँ पे रंग बिरंगा उस कविता में किसको कहा गया था, तो रंग बिरंगा एक चिड़िया को कहा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ रिंगचिंगिया का अर्थ पूछा है, शाब्दिक अर्थ, तो शाब्दिक अर्थ रंग बिरंगा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 77 नंबर। नागपुरी कौन भाषा समूह में आवेला। नागपुरी किस भाषा समूह में आता है दोस्तों, तो आर्य भाषा समूह में आता है, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 78 नंबर। झारखंड में आदिवासी मनक संपर्क भाषा का है के।
अब संपर्क भाषा हम लोग को सबको पता है दोस्तों कि नागपुरी है, लेकिन नागपुरी यहाँ दिया हुआ है नहीं है, और नागपुरी को ही दूसरा नाम क्या है, सदानी है। तो याद रखना है सदानी होगा, ठीक है। अगर नागपुरी दिया हुआ रहता और सदानी दोनों दिया हुआ रहता तो हम लोग नागपुरी को लगाते, ठीक है। अगर ए बी दोनों दिया हुआ रहता, सदानी और नागपुरी दोनों ऑप्शन में, और दोनों के साथ मिला हुआ ऑप्शन एक रहता, तो उसमें दोनों का मिला हुआ ऑप्शन को हम लोग तय करते, ठीक है। लेकिन दोनों में बेस्ट ऑप्शन नागपुरी होगा, और जब नागपुरी नहीं दिया हुआ रहे तो आप सदानी को भी आंसर ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 79 नंबर। सदान मन कौन भाषा बोले ना। अब सदान मन कौन सा भाषा बोलेगा दोस्तों, सदान लोग सदानी भाषा बोलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 80 नंबर। भारतीय साहित्यिक परंपरा में नाटक के कौन वेद मानल जाएगा। तो अभी देखिए साहित्यिक परंपरा में वेद हम लोग कितने तरह का जानते हैं, 4 तरह का जानते हैं। कौन कौन सा वेद होता है, तो हम लोग सबसे पहले ऋग्वेद जानते हैं, यजुर्वेद जानते हैं, सामवेद जानते हैं और अथर्ववेद जानते हैं। और इस भारतीय साहित्य में एक और वेद हम लोग जो 5वां वेद के रूप में, तो 5वां वेद के रूप में किसको जानते हैं, तो नाटक को जानते हैं। याद रखना है आपको, ठीक है। नाटक को 5वां वेद माना जाता है साहित्यिक परंपरा में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 81 नंबर। नागपुरी लोक साहित्य नामक किताब कर रचना के है कै, रचनाकार के है कै। अब नागपुरी लोक साहित्य नामक एक किताब जो हम लोग को पढ़ना है लोक साहित्य में, और इन्हीं के किताब को सभी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो इसके रचनाकार का नाम आप लोग को पता होगा, और सबको पता है कि डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज, ठीक है। भुवनेश्वर अनुज के द्वारा नागपुरी लोक साहित्य किताब लिखी गई है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 82 नंबर। कौन अव्ययी भाव समास कर उदाहरण है के। अब अव्ययी भाव समास का उदाहरण आप लोग को बताना है। हम लोग क्या अव्ययी भाव समास में हम लोग क्या देखे थे, जिसमें पहला पद प्रधान हो। तो यहाँ देखिए पहला पद प्रधान हो और दूसरा पद क्या हो, दूसरा पद को क्या होना चाहिए, साथ ही साथ संज्ञा या विशेषण होना चाहिए। तो पहला पद प्रधान, देखिए यहाँ प्रधान दिख रहा है, लेकिन क्या यहाँ संज्ञा ये दिख रहा है, तो नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए वंश तो दिख रहा है कि वंश क्या है, वंश एक प्रधान दिख रहा है, लेकिन वंशधर जो है यह मेरे अपने आप में क्या है, संज्ञा या सर्वनाम नहीं है। मनोहर, तो यहाँ पे मनो कोई तो संज्ञा टाइप का ये प्रधान तो दिख ही नहीं रहा है, इसलिए यह भी नहीं होगा। तो अब मेरे पास एक ही बच रहा है हर मतलब प्रत्येक को हर बोलते हैं ना दोस्तों, हर घर में। तो यहाँ पे हर घरी, तो घर का मतलब हम लोग क्या है, घर एक संज्ञा है, और हर का मतलब प्रत्येक। तो यहाँ पे देखिए यह प्रधान है कि हर घर की बात हो रही है, तो इसलिए अव्ययी भाव समास का उदाहरण आपका ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 83 नंबर। रांची जिला में कौन कौन आर्य भाषा मनक प्रभाव आए है। अब यहाँ पे कौन कौन सा आर्य भाषा जो रांची जिला में प्रभाव में है, यही आपसे पूछा गया है। तो भोजपुरी वाले लोग भी है, मगही वाले लोग भी है, मैथिली वाले भी लोग भी है, हिंदी वाले भी है, उर्दू, संस्कृत, बांग्ला, उड़िया, गुजराती, इन सारे का प्रभाव आपको रांची जिला में देखने को मिलेगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 84 नंबर। नईमुद्दीन मिर्ज़ा कर कौन रचना बनकेवरा भाग 1 कर पदखंड में संकलिता है। नईमुद्दीन, देखिए दोस्तों यहाँ पे नया दिख रहा है ना। अब नया पत्ता कब खिलता है, तो बसंत ऋतु में खिलता है। तो इसी से हम लोग को याद रखना है बसंत, ठीक है। तो बसंत कविता जो है नईमुद्दीन मिर्ज़ा के द्वारा लिखी गई है, याद रखना है आपको, ठीक है। आपको और कमेंट करके बताना है कि बसंत कविता में कितना पद भाग दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 85 नंबर। झारखंड कर कौन भाषा 8वें अनुसूची में सूचीबद्ध है। कौन सा भाषा जो है वो 8वीं अनुसूची में है। तो हम लोग का एक ही झारखंड की एक ही भाषा जो है वो 8वीं अनुसूची में, और वह भाषा संथाली है, याद रखना है संथाली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 86 नंबर। कौन कवि का रचना झारखंड वंदना से संबंधित आए है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन हम लोग कल भी किए थे,
ठीक है, लेकिन आज थोड़ा सा उल्ट घुमाया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ आपको बताना है झारखंड वंदना से संबंधित है। तो झारखंड वंदना किनके द्वारा लिखी गई है? तो झारखंड में क्या प्राप्त करने का बात था? मृत्यु को भी हम लोग जीत सकते हैं, अर्थात मृत्युंजय। तो अब मृत्युंजय यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब यहाँ से हमको याद रखना है कि मृत्युंजय नाथ शर्मा, एक बार पढ़ लीजिएगा तो ये चीज़ आपको याद रहेगा। ठीक है, मृत्युंजय नाथ शर्मा का है झारखंड वंदना, जिसमें झारखंड के बारे में वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 87 नंबर। हमर राज्य में कौन भाषा कर बोलवैया बगरा आए हैं? अब हमारे राज्य जो झारखंड है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा भाषा बोलने वाले लोग हैं? तो कौन सा भाषा बोलने वाले लोग हैं? तो दोस्तों संथाली भाषा बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है, इसलिए तो संथाली को 8वीं अनुसूची में भी डाला गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 88 नंबर। मोय जून रांची जाबो में निपात कौन है के? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप लोग सदानी व्याकरण पढ़िएगा तो सदानी व्याकरण में निपात को माना ही नहीं है, जबकि निपात अव्ययी भाव समास का, अव्ययी का मतलब अव्यय का एक भेद है और यह अव्यय का 5वां भेद है। ठीक है, अव्यय का 5वां भेद जो है वह निपात है। तो आपको निपात को हर हाल में मानना होगा, और निपात में ऐसा वर्ड जो कि अपने आप में उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन किसी शब्द में, किसी वाक्य में आने के क्या होता है, किसी वाक्य में जोर देने के लिए उस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो उसे ही निपात कहा जाता है। तो देखो इसमें क्या हुआ है, मोय जून रांची जाबो। अब यहाँ मोय जून रांची जाबो मतलब कि रांची जाने का या क्या कर रहा है, जोर दिया जा रहा है। किस शब्द से? जून शब्द से। तो यहाँ पे निपात कौन शब्द होगा? जून होगा। ठीक है, याद रखना आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 89 नंबर। हेठे देल में से के झारखंड कर द्वितीय राजभाषा मानल जाएला। अब द्वितीय राजभाषा किसको माना जाता है, यही आपसे पूछा गया है, और 89 नंबर का यह क्वेश्चन भी है। तो किसको माना जाता है दोस्तों? हिंदी को तो प्रथम है, इसलिए यह भी नहीं होगा। अंग्रेजी को माना नहीं जाता, पंजाबी को माना नहीं जाता। अब एक ही ऑप्शन मेरे पास बच रहा, खड़िया। तो खड़िया को जो है वह हम लोग द्वितीय राजभाषा मानते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 90 नंबर। बाघिन शब्द में कौन प्रत्यय जुड़ है? अब बाघिन शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो यही आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? तो इन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अगर बाघ में आप इन प्रत्यय जोड़ दीजिएगा तो वह क्या बन जाएगा? बाघिन बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 91 नंबर। रघुनाथ निरपति कर छोटा नागपुर में बड़ नाव आहे। अब रघुनाथ निरपति का छोटा नागपुर में बड़ा नाम आया है। अब क्यों आया है यही आपको बताना है। पहिल नागपुरी कवि था इसीलिए, या पहला राजा था इसलिए, या पहिल नेता था इसलिए, या स्वतंत्रता सेनानी था इसलिए? तो क्या था दोस्तों? पहला नागपुरी कवि था। पहला नागपुरी कवि, और इन्हीं के द्वारा क्या किया गया है? ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया गया है। किसके लिए? तो संथालों के लिए। याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 92 नंबर। शकुंतला मिश्र कर रचना में केकर पीड़ा के प्रस्तुत करल जाए है? शकुंतला मिश्रा के द्वारा कौन सा कविता लिखी गई है दोस्तों? सबसे पहले आपको कविता का नाम बताना है। तो शकुंतला मिश्र के द्वारा एक आपको कविता का बताना है, और शकुंतला मिश्र के द्वारा कौन सा कविता लिखी गई है? बत्था। अब बत्था में यह पर्यावरण का, जो भी पर्यावरण को ह्रास हो रहा है, उसी के दुख दर्द को इस कविता में बयां किया गया है। तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? पर्यावरण के बचाए कर पीड़ा। ठीक है, पर्यावरण जब एक ठुठकू गज बच जाता है पूरे जंगल में, तो उसी का रोना गाना को यहाँ पे बयां किया गया है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 93 नंबर। भाषा कोनो भौगोलिक क्षेत्र कर पहचान होएला। हम लोग देखे हैं, लोक साहित्य जब पढ़ रहे थे तो उसमें यह चर्चा कर चुके हैं, भाषा ही जो किसी जो भी उसका भौगोलिक क्षेत्र होता है उसकी पहचान को आगे बढ़ाता है। तो यह बात सही है। ठीक है, सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग
94 नंबर, मागधी अभ्वरण से कौन भाषा उपज है? मागधी अभ्वरण से कौन सा भाषा उपजा है? तो नागपुरी भाषा उपजा है, याद रखना है आपको, नागपुरी भाषा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 95 नंबर, कौन झारखंडी भाषा के गीत कर रानी कहल जाए है? जायला, कौन सा ऐसा भाषा है जिसे गीत की रानी कहा गया, और वह कौन सी भाषा होनी चाहिए? झारखंडी भाषा होनी चाहिए। तो झारखंडी भाषा में से कौन सी भाषा को? तो नागपुरी को गीतों की रानी कहा गया है। अब किनके द्वारा कहा गया है, ये प्रश्न आगे भी आया है, इसलिए यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, बस आपको यहाँ पे जानना है कि नागपुरी को ही गीतों की रानी भी कहा गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 96 नंबर, संथाली भाषा ले कौन लिपि कर व्यवहार होएला? अब यहाँ पे देखिए संथाली भाषा के लिए कौन सा लिपि का व्यवहार होता है, व्यवहार की बात पूछा जा रहा है, ठीक है, व्यवहार की बात। तो यहाँ पे व्यवहार में तो सारा होगा ना दोस्तों, देवनागरी में भी लिखा जा सकता है, रोमन में भी लिखा जा सकता है, ओल्ड चिकी तो इसके लिए लिपि बनाया गया है, लेकिन इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन में डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। आप अगर यही पूछ देता संथाली भाषा के लिए कौन सा लिपि बनाया गया, तो इसका उत्तर ओल्ड चिकी हो जाता। लेकिन आपसे पूछा गया व्यवहार, क्या हम लोग हिंदी को रोमन में नहीं लिखते हैं ना, और आजकल जो भी आप लोग डिजिटल वाला जो लिखते हैं मैसेज वगैरह, तो वो तो रोमन में ही लिख देते हैं। तो ये इसलिए यहाँ व्यवहार की बात पूछा था, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। इस तरह थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन होगा और आपका आंसर गलत हो सकता है, तो यहाँ पे ध्यान से सुनिए, एग्ज़ाम में गलत नहीं करना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 97 नंबर, तोलोंग लिपि कर व्यवहार केकर ले करल जात है? अब यहाँ पे तोलोंग लिपि का व्यवहार किसके लिए किया जाता है? तो तोलोंग लिपि का व्यवहार दोस्तों किसके लिए किया गया है? तो कुड़ुक शब्द के लिए किया है, कुड़ुक भाषा के लिए। कुड़ुक भाषा का एक लिपि आया है, उसे तोलोंग लिपि कहा गया है, ठीक है। जिस तरह से संथाल के लिए क्या, संथाल के लिए ओल्ड चिकी, हिंदी के लिए देवनागरी, उसी तरह कुड़ुक के लिए तोलोंग लिपि का व्यवहार किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 98 नंबर, फनी मुकुट राय के हमरे काले जानीला। फनी मुकुट राय को हम लोग क्यों जानते हैं? तो यह नागवंशी राजा का पहला कवि था, ठीक है, पहला राजा था, पहला नागवंशी राजा था, इसीलिए हम लोग फनी मुकुट राय को जानते हैं पहला राजा के रूप में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 99 नंबर, आचार्य केसरी कुमार नागपुरी भाषा के का कह के मान बढ़ाला है। अब आचार्य केसरी कुमार क्या बोले हैं नागपुरी भाषा को? तो नागपुरी भाषा को दोस्तों गीत की रानी बोले हैं, ठीक है। आचार्य केसरी कुमार, केसरी कुमार के द्वारा नागपुरी भाषा को गीतों की रानी कहा गया है, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 100 नंबर, बाढ़ चिति लिपि कर व्यवहार कौन भाषा ले होएला? अब यहाँ बाढ़ चिति लिपि का व्यवहार किस भाषा के लिए किया गया है, यही आपसे पूछा गया। तो दोस्तों यह हो भाषा के लिए किया गया है, ठीक है, हो भाषा के लिए बाढ़ चिति लिपि का व्यवहार किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग का आज का प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। दोस्तों इसी तरह आप वीडियो में अंत तक बने रहें और इस तरह के वीडियो लेक्चर का लाभ उठाएं जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, ठीक है। तो अगर आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया तो इसे आप लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर भी कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन दोस्तों लाइक एंड शेयर नहीं कर रहे हैं और ना ही कमेंट कर रहे हैं। दोस्तों बस आप लोग एक मोटिवेशनल कमेंट जब करते हैं तो हम लोग का हौसला बढ़ता है, और हौसला बढ़ता है तो लगता है कि इससे भी बेहतर कंटेंट आप लोग को दे दूँ। इसलिए आप लोग कमेंट में पीछे ना हटें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और लोगों तक शेयर करें, ठीक है दोस्तों। और आप लोग पीडीएफ जल्द से जल्द खरीद लें क्योंकि अब समय बिल्कुल भी नहीं है, और अपनी तैयारी को एग्ज़ाम के रिजल्ट तक में कन्वर्ट करने के लिए आपको पीडीएफ हर हाल में एक बार पढ़ना होगा, तभी जाके आपका रिजल्ट 100% होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।